सो अब पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है ना, वो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है एक्सपिरेशन के टाइम पे। तो पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, उससे करा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन ये ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि रिवर्सिबल है यूजिंग ड्रग्स, ठीक है, या किसी भी तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग सम ड्रग्स। और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं यूजिंग द स्पायरोमेट्री, ठीक है। तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है ना ब्रोंकियल अस्थमा का, वो होता है स्पायरोमेट्री। इट इज़ एन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन विच इज़ रिवर्सिबल। So patient is made to perform forceful inspiration and expiration and flow volume curves are obtained. So this is inspiration and this is expiration. So the normal inspiration should be this bold black line and the normal expiration should be this normal black bold line. But in an asthmatic patient, the expiration is abnormal and the curve of expiration is concave. Okay, so there is prolonged expiration due to the obstruction in bronchial asthma and there is a concave graph in expiration. So in asthmatic patient, baseline curve for inspiration part remains the same, but in expiration part patient is not able to push out the air as asthma is a disease of expiration. So marked concavity in expiration part is present. Now if salbutamol is given and test is repeated in 10 to 15 minutes, concavity will reduce significantly if salbutamol is given. तो salbutamol इस concavity को रिवर्स कर देता है, इसीलिए अस्थमा इज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन. Investigation of choice for bronchial asthma is spirometry. FEV1 forced expiratory volume in first second before and after giving SABA has to be seen. Now if there is a change in FEV1 of more than 12% or 200 ml increment over baseline value of FEV1 is diagnostic of bronchial asthma. मतलब ट्रीटमेंट दिया हमने, साबा दिया, मतलब शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकियल ना शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दिया हमने, और जो पहले जो FEV1 था उससे 12% बढ़ गई FEV1 या 200 ml बढ़ गई, तो यानी ब्रोंकियल अस्थमा है. दूसरा टेस्ट और करते थे जिसका नाम था मेथाकोलिन प्रोवोकेशन टेस्ट, जो अब नहीं किया जाता. मेथाकोलिन इज एन पैरासिम्पथेटिक ड्रग, ठीक है, पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग मेथाकोलिन. और पैरासिम्पथोमाइमेटिक है इसलिए ये ब्रोंकोस्पाज्म कर देती थी सीवियर, जिसके कारण इमिनेंट रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस बढ़ते थे. तो अब ये नहीं करा जाता. यूकैप्निक हाइपरवेंटिलेशन टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसमें हम हाइपरवेंटिलेट करा रहे हैं पेशेंट को लेकिन यूकैप्निया रखते हुए, एसिडोसिस नहीं होने दे रहे, ठीक है, ना ही एल्कलोसिस होने दे रहे. मतलब एल्कलोसिस नहीं होने दे रहे हम, हाइपरवेंटिलेशन से एल्कलोसिस हो जाता है लेकिन वो हम नहीं होने दे रहे, यूकैप्निया मेंटेन कर रहे हैं. तो हाइपरवेंटिलेट करा क्यों रहे हैं? कोल्ड एयर दे रहे हैं पेशेंट को हम हाइपरवेंटिलेशन में, कोल्ड एयर. और कोल्ड एयर से क्या होता है ना, ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी होती है अस्थमैटिक्स में, जिसके कारण कोल्ड एयर आते ही इन अस्थमैटिक पेशेंट्स में, क्योंकि इनकी ब्रोंकस हाइपर रिएक्टिव है कोल्ड एयर के लिए, तो FEV1 गिर जाता है एकदम से अस्थमैटिक पेशेंट्स में. उससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट अस्थमैटिक है अगर इसका FEV1 कोल्ड एयर की वजह से बहुत घट जा रहा है. तो यूकैप्निक हाइपरवेंटिलेशन टेस्ट कराते हैं. मेथाकोलिन प्रोवोकेशन टेस्ट अब नहीं कराते. FEV1 रेशो पहले और बाद में. नाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ अस्थमा क्या है कि रिवर्सिबल होता है अस्थमा. दिस इज एन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया. अस्थमा इज अ रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज whereas COPD is non-reversible obstructive airflow disease. अस्थमा इज एपिसोडिक, एपिसोड्स में होता है. ज़्यादातर अटैक्स रात में होते हैं. क्यों? क्योंकि रात में हवा ठंडी होती है जिसके कारण FEV1 और कम हो जाता है, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होती है. मेन टेस्ट जो है वो है स्पायरोमेट्री. चेस्ट एक्सरे में ज़्यादा पता नहीं लगता, ठीक है. हाइपर इन्फ्लेशन पता लग सकता है या फिर डायफ्राम की फ्लैटनिंग दिख सकती है, लेकिन ये नॉर्मल भी मिल सकती है, ठीक है. मतलब नॉर्मली भी पाया जा सकता है ये चीज़, हाइपर इन्फ्लेशन और फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम. सो इट हैज़ नो रोल इन डायग्नोजिंग अस्थमा चेस्ट एक्सरे. ना ही HRCT का कोई रोल है अस्थमा के डायग्नोसिस में. अगर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा है, जो कि अस्थमा के साथ होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू एस्परजिलस फ्यूमिगेटस,
विच इज़ एसोसिएटेड विद सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस, तो हम डायग्नोसिस के लिए सीरम प्रेसिपिटिन एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं ABPA के डायग्नोसिस के लिए, सीरम प्रेसिपिटिन एंटीबॉडी, और इसके ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉयड्स और इट्राकोनाजोल देते हैं। अब गीना गाइडलाइंस होती हैं कुछ, और उनमें कुछ अपडेट है। अपडेट क्या है कि साल्ब्यूटामोल जो है ना, केवल उसको हम यूज़ नहीं करेंगे अस्थमा के ट्रीटमेंट में, क्योंकि सिर्फ अगर साल्ब्यूटामोल का यूज़ करते हैं ना, या फिर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का यूज़ करते हैं अगर अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब अगर सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ यूज़ नहीं कर रहे, इसके साथ स्टीरॉयड्स यूज़ नहीं कर रहे, तो अस्थमा रिलेटेड डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यू स्टडीज़ हैव सजेस्टेड दैट पेशेंट्स ट्रीटेड ओनली विद साल्ब्यूटामोल SABA साबा are found to have higher asthma related death incidence. So GINA no longer recommends SABA as the only treatment of asthma in adults or as highly effective for quick relief of asthma symptoms. ठीक है, तो अब रिकमेंड नहीं करते GINA ना। अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगा सिर्फ। स्टेप 1, कंट्रोलर ऑप्शंस फॉर चिल्ड्रन। कंट्रोलर क्या होता है? अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ। सो कंट्रोलर ऑप्शंस फॉर children of age 6 to 11 years. Possible controller options for this age group include taking inhalational corticosteroids whenever SABA is taken. Based on evidence from a single step to study with separate inhalers that showed substantially fewer exacerbations compared with SABA only treatment. तो SABA only treatment के बजाय अगर हम साथ में ICS भी यूज़ कर लेते हैं तो exacerbations के चांसेस कम हो जाते हैं इस एज ग्रुप के पेशेंट्स में। Regular inhalation of corticosteroids with as needed SABA is also a possible option for this age group, but the likelihood of poor adherence in children with infrequent symptoms should be taken into account. So GINA no longer recommends SABA only treatment of asthma in adults or adolescents based on evidence. Although SABAs are highly effective for the quick relief of asthma symptoms, patients whose asthma is treated with SABA alone are at risk of asthma related death and urgent asthma related health care even if they have good symptoms control. One long-term study of regular SABA in patients with newly diagnosed asthma showed worse outcomes and lower lung function than in patients who were treated with daily low dose of ICS from the start. ठीक है। In adults, inhaled anticholinergic agents like ipratropium, oral SABA, ठीक है, और शॉर्ट एक्टिंग थियोफाइलिन आर पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स टू इनहेलेशनल साबा फॉर रिलीफ ऑफ अस्थमा सिम्टम्स। हाउएवर दीज एजेंट्स हैव अ स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन देन इनहेल्ड साबा एंड ओरल साबा एंड थियोफाइलिन हैव अ हायर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स। नो लॉन्ग टर्म सेफ्टी स्टडीज हैव बीन परफॉर्म टू असेस द रिस्क ऑफ सीवियर एक्सासर्बेशंस विद दीज रिलीवर मेडिकेशंस इन पेशेंट्स नॉट ऑल्सो टेकिंग ICS। इसमें कह रहा है कि ओरल साबा या फिर इप्राट्रोपियम या शॉर्ट एक्टिंग थियोफाइलिन भी पोटेंशियल अल्टरनेटिव हो सकते हैं साबा के, इनहेलेशनल साबा के, लेकिन क्योंकि ओरल साबा और थियोफाइलिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनके ऊपर ज़्यादा स्टडी भी नहीं करी गई है कि ये कुछ और एक्सासर्बेशंस ना करते हैं या नहीं करते, इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है, तो हम इनको एक रिलीवर मेडिकेशंस के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। द रैपिड ऑनसेट लाबा लॉन्ग एक्टिंग beta agonist formoterol is as effective as short acting beta agonist as a reliever medication in adults and children, but use of regular or frequent LABA without ICA is strongly discouraged because of risk of exacerbations. तो formoterol भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन बिना स्टीरॉइड्स के नहीं। कंट्रोलर मेडिकेशन और रिलीवर मेडिकेशन। कंट्रोलर मेडिकेशन लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मोटरॉल एंड रिलीवर लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मोटरॉल। रिलीवर जो होता है ना वो एक्यूट एक्सासर्बेशन में यूज़ करते हैं, तो इसकी डोज ज़्यादा रखते हैं, 4 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं डोज। अब कंट्रोलर मेडिकेशन है ना, उसको 4 स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी। अगर इंटरमिटेंट है सिम्टम्स, माइल्ड परसिस्टेंट है तो ज़्यादा स्टेप 2, मॉडरेट परसिस्टेंट है स्टेप 3, सीवियर परसिस्टेंट है स्टेप 4। ऐसे ही सिम्टम्स अगर लेस देन 2 days पर वीक है, मोर देन 2 days पर वीक, डेली, ऑल थ्रू द डे। ऐसे इंटरफेरेंस विद नॉर्मल लाइफ, नन, सम लिमिटेशन एंड एक्सट्रीम लिमिटेशन। ऐसे ही FEV1 80% से तो ज़्यादा ही है, नॉर्मल है, लेकिन अगर इतना घट गया 60 से 80 हो गया या फिर 60 से भी कम गया तो आगे स्टेप 3 और स्टेप 4, 5 यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। स्टेप 1 मतलब सबसे कम सीवियर है डिजीज़ और स्टेप 5 मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। तो स्टेप 1 में लो डोज ICS इनहेलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्यूडेसोनाइड विद फॉर्मोटरॉल एज नीडेड।
तो लो डोज ICS होता है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में भी और स्टेप 3 में भी। लेकिन 4-5 में मीडियम डोज और हाई डोज यूज़ होता है इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। साथ में फर्स्ट स्टेप में फॉर्मोट्रोल यूज़ करते हैं एज नीडेड, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि मुंह धोए वो अपना आफ्टर, मतलब माउथ को रिंस करे इनहेल करने के बाद स्टेरॉइड्स, ताकि ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस ना हो। स्टेप 2 में हम लो डोज डेली देते हैं स्टेरॉइड की। स्टेप 3 में लो डोज देते हैं और लाबा भी देते हैं, मतलब फॉर्मोट्रोल डेली। स्टेप 4 में मीडियम डोज ICS लाबा देते हैं डेली। 5 में हाई डोज ICS और लाबा देते हैं डेली विद एड ऑन थेरेपीज डेली। अब स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं हम, ठीक है। हमें पता कैसे लगता है कि सीवियरिटी बढ़ रही है, हम स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, और अगर उसमें इओसिनोफिल्स जो हैं वो 3% से ज़्यादा हैं तो मतलब अगले स्टेप पे हमें बढ़ जाना चाहिए ट्रीटमेंट के, ठीक है। अगर इओसिनोफिल ऑफ मोर देन 3% देन इट इंडिकेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द थेरेपी। स्प्यूटम गाइडेड थेरेपी इज़ यूज टू डोज स्टैंडर्डाइज, ठीक है। डोज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्प्यूटम गाइडेड थेरेपी यूज़ होती है। एड ऑन्स, अब कुछ एड ऑन्स थेरेपी जैसे जो कि स्टेप 5 में यूज़ होती है, वो है टायोट्रोपियम लामा, लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, मतलब ये एंटीकोलिनर्जिक है। इट इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक, रिड्यूसेस द ब्रोंकोस्पाज्म, टायोट्रोपियम। फिर ओमालिजुमैब यूज़ कर सकते हैं, एंटी IgE है विच इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली, ओमालिजुमैब। मेपोलिजुमैब एंटी इंटरल्यूकिन 5 या 5 रिसेप्टर है, और ड्यूपिलुमैब एंटी इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर है, ठीक है। और ड्यूपिलुमैब जो है ना टाइप 2 अस्थमा, सीवियर ब्रिटल अस्थमा में यूज़ करते हैं ड्यूपिलुमैब, एंटी इंटरल्यूकिन 4 और 4 रिसेप्टर, मेपोलिजुमैब, ओमालिजुमैब। अब एक्यूट अस्थमा एक्सासर्बेशन में क्या किया जाए, इसमें हम एक्यूट मतलब पेशेंट अस्थमेटिक तो है ही, लेकिन अस्थमा के साथ साथ एकदम से उसको एक्सासर्बेशन हो गई अस्थमा की, तो पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि हम एक मीटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है पेफर मीटर। पेफर मतलब पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट मीटर, ठीक है। इससे हम ऑब्जेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं टू एनालाइज द वर्सनिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट्स, कि वर्सनिंग तो नहीं हो रही, एक्सासर्बेशन तो नहीं हो रही, पेफर मीटर यूज़ करते हैं। बेसलाइन पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट शुड बी नोटेड, बेसलाइन नोट कर लिया, और फिर अगर उसकी वैल्यू घट रही है तो मतलब एक्सासर्बेशन हो रही है, वैल्यू विल डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सासर्बेशन। मतलब हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि भाई ये मीटर है, या फिर अगर हम बिना मीटर के, पेफर मीटर हमारे पास नहीं है, तो हम चार्ट में भी देख सकते हैं कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कितना है पेशेंट का, बेस्ड ऑन ये चार्ट होते हैं हाइट, एज और सेक्स के बेसिस पे। फ्लो रेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड हाइट। मैनेजमेंट क्या होगी एक्यूट एक्सासर्बेशन की, इंक्रीज द डोज ऑफ कंट्रोलर मेडिकेशन can be increased up to 4 times of normal dose, and add SABA salbutamol. Color coding of inhalers is done for easy recognition. तो एक्यूट एक्सासर्बेशन में हम इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और लाबा के साथ साथ साबा और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट एक्टिंग। नॉर्मल ही हम यूज़ कर रहे थे स्टेरॉइड्स और लाबा, और एड ऑन थेरेपी में लामा या फिर ओमालिजुमैब, मेपोलिजुमैब या फिर ड्यूपिलुमैब। लेकिन अगर एक्यूट एक्सासर्बेशन है तो हम साबा ऐड कर देते हैं, साल्ब्यूटामोल ऐड कर देते हैं, और डोज जो है वो 4 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं उनकी। ऐड ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अब तक इनहेलेशन दे रहे थे, अब ओरल भी ऐड कर देंगे। अब एक्सासर्बेशन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों तरह की हो सकती है। माइल्ड में FEV1 जो है वो 70 से तो ऊपर ही रहेगी, ठीक है। मॉडरेट में 70 से कम आ जाएगी, 40 तक, और सीवियर में 40 से भी नीचे। PaO2 जो है वो माइल्ड में नॉर्मल रहेगी, ठीक है, मतलब लगभग 95, 70 से 104, लेकिन मॉडरेट में वो 60 तक जा सकती है, मतलब 60 से तो ऊपर ही रहेगी, लेकिन 60 तक भी गिर सकती है। सीवियर में भी 60 तक गिर सकता है आर्टीरियल ऑक्सीजन लेवल्स। अब है इंडिकेशंस कि सीवियर एक्यूट अस्थमा में हॉस्पिटलाइज करें हम, हॉस्पिटलाइज कब करना है उसके लिए इंडिकेशंस। अगर पेशेंट सीधा लेट ही नहीं पा रहा बेड में, इनएबिलिटी टू लाई फ्लैट इन द बेड, कैन नॉट स्पीक और टॉक, एजिटेटेड बाय डॉक्टर्स क्वेश्चंस एंड हंच्ड अप पोजीशन। अगर FEV1 जो है वो 25% से भी नीचे आ गया है, ठीक है, और ट्रीटमेंट के बाद 40% से नीचे है, ठीक,
बिना ट्रीटमेंट के 25 से नीचे है प्रोडिक्टेड वैल्यू का। ओके, और पोस्ट ट्रीटमेंट 40% से नीचे। सीवियर एक्यूट अस्थमा है क्या? सीवियर एक्यूट अस्थमा अगर वर्ड्स में बात कर रहा है पेशेंट, ठीक है, सेंटेंसेस बना ही नहीं पा रहा है, एजिटेटेड है, ट्राइपॉड पोजीशन में बैठ रहा है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज़ कर रहा है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट से ज़्यादा है, हार्ट रेट 120 पर मिनट से ज़्यादा है, पल्सस पैराडॉक्सस दिख भी सकता और नहीं भी, और रोंकाई सुनाई दे रहे हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एक्यूट में? नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल, ऑक्सीजन ड्रिवन ह्यूमिडिफाइड। ऑक्सीजन ड्रिवन होगा, एयर ड्रिवन नहीं होगा, क्योंकि एयर ड्रिवन नेबुलाइजेशन से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो सकता है। तो ऑक्सीजन ड्रिवन नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल, एंड इट इज़ डन एवरी 20 मिनट्स फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स इन द फर्स्ट आवर। हर 20 मिनट में करते हैं। कर्शमन स्पायरल्स आर कास्ट्स ऑफ म्यूकस प्लग्स विच कैन ब्लॉक द एयरवेज। अब और क्या कर सकते हैं सीवियर एक्यूट अस्थमा में? इंजेक्शन ऑफ टर्बिटालिन सबक्यूटेनियसली। तो पहले जो हम पढ़ रहे थे ना एक्यूट एक्सर्बेशन, ये है एक्यूट अस्थमा, एक होता, अब ये है सीवियर एक्यूट अस्थमा जिसमें ट्रीटमेंट के बाद 40% से भी कम FEV बन जा रहा है, तो वो है सीवियर एक्यूट अस्थमा हम पढ़ रहे हैं जो अभी, ठीक है, जिसमें हम नेबुलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं साल्ब्यूटामोल हर 20 मिनट में, और इंजेक्शन टर्बिटालिन सबक्यूटेनियस गिवन ओनली इफ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। इंजेक्शन टर्बिटालिन सबक्यूटेनियसली तभी देते हैं जब इम्प्रूवमेंट ना हो रही हो। IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं 100 mg स्टैट, ठीक है। ये ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि साल्ब्यूटामोल और टर्बिटालिन, इनके इफेक्ट को पोटेंशिएट कर सकता है IV हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg स्टैट। मैग्नीशियम सल्फेट को भी कंसिडर कर सकते हैं IV, ठीक है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रहा है उसको एंटागोनाइज करता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम IV दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। IV अमीनोफाइलिन भी दे सकते हैं, लेकिन अब रिकमेंड नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि ये अरिदमिया कराता है, PSVT पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कराता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। तो अमीनोफाइलिन IV अब रिकमेंड नहीं करते। मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोकोर्टिसोन, टर्बिटालिन, साल्ब्यूटामोल वगैरह दे सकते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दे सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा सीवियर क्या होता है? इमिनेंट रेस्पिरेटरी फेलियर। पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया, पेशेंट बात ही नहीं कर पा रहा, टोटली साइलेंट हो गया है, सो रहा है पेशेंट, ड्राउजी हो गया है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ रहे हैं, CO2 नार्कोसिस, रेस्पिरेटरी रेट इज़ मोर देन 30 पर मिनट, एंड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर का सिम्टम है ब्रेडिकार्डिया। जो सीवियर एक्यूट अस्थमा था उसमें फिर भी हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, ठीक है, 120 से ज़्यादा था हार्ट रेट, लेकिन यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो गया है रेस्पिरेटरी अरेस्ट में, फेलियर में। शैलो रैपिड ब्रीदिंग है, सून इट विल डेवलप रेस्पिरेटरी अरेस्ट। साइनोसिस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पल्सस पैराडॉक्सस डिसअपियर हो जाती है, जो सीवियर एक्यूट अस्थमा में पल्सस पैराडॉक्सस दिखती है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट FEV1 25% से कम हो जाता है, PaO2 60 से कम चला जाता है, ठीक है, PCO2 45 से ऊपर। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? इंट्यूबेशन होता है इसका मेन, ठीक है, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, और साथ में असिस्टेड कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन ACMV का यूज़ करते हैं। इंट्यूबेशन के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड यूज़ हुई, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड के कारण क्या होता है ना, वैसोडायलेशन होता है, और वैसोडायलेशन से BP फॉल हो जाता है। तो BP फॉल ना हो इसलिए हम हाइड्रेशन पेशेंट को पानी देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं। इंट्यूबेशन तो ज़रूरी है, इंट्यूबेशन करनी पड़ेगी। इंट्यूबेशन के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड यूज़ करना पड़ेगा, उससे BP फॉल हो सकता है, तो हम हाइड्रेट करेंगे पेशेंट को, ये ना। रेस्पिरेटरी फेलियर, इमिनेंट रेस्पिरेटरी फेलियर। न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस अचीव करते हैं और इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को विद असिस्टेड कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। बैरोट्रोमा ना हो, इतना ज़्यादा हम वेंटिलेशन नहीं देंगे, इतनी ज़्यादा हम वेंटिलेट नहीं करेंगे पेशेंट को कि पेशेंट को बैरोट्रोमा हो जाए, इसलिए हम एक परमिसिव हाइपर कैपनिया रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हम थोड़ा सा परमिट करते हैं, ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसको हम घटा रहे हैं बाय इंट्यूबेशन, बाय वेंटिलेशन, लेकिन हम इतना भी नहीं घटाने की कोशिश करेंगे कि बैरोट्रोमा ही हो जाए पेशेंट को, इतना ज़्यादा वेंटिलेट कर दें। तो एक परमिसिव हाइपर कैपनिया हम रखते हैं, अलाउ करते हैं। परमिसिव हाइपर कैपनिया इज़ अलाउड एंड द pH इज़ स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। pH इज़ 7.3 एंड PCO2 इज़ अलाउड टू बी 50 mmHg। 45 से ऊपर होता है, बढ़ा हुआ होता है इसमें फेलियर में,
तो 50 तक हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोलर और तो अब क्या है ना कि प्रिवेंशन किसी भी अस्थमा ना हो, ठीक है। अस्थमा तो है पेशेंट को, लेकिन उसको कोई एपिसोड ना आए अस्थमा का, और अस्थमा का एपिसोड आ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विद फॉर्मोट्रोल यूज़ करते हैं, लाबा, आईसीएस विद लाबा। एक्यूट अस्थमा अगर हो गया है तो आईसीएस विद लाबा विद साबा, साबा ऐड कर देते हैं। सीवियर एक्यूट अस्थमा है, अगर सीवियर है तो नेबुलाइजेशन करते हैं, साल्बिटामोल, टर्बिटालिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg स्टैट देते हैं। अगर इमिनेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है तो इंटीबेट करना है, इलेक्टिव इंटीबेशन विद ACMV, असिस्टेड कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब लास्ट में बिल्कुल सही होती है ब्रिटल अस्थमा की, पेशेंट को कभी भी अटैक आ सकता है, और इतना सीवियर अटैक आ सकता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को एपीपेन देना होता है, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन देना होता है साथ में पेशेंट खुद ही इंजेक्ट कर सके। तो पैफर इसमें 40% से ज़्यादा होता है, मतलब वेरी करता है, पूरे दिन में पैफर जो है वो 40% से ज़्यादा वेरी करता है। सो ब्रिटल अस्थमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप 2 अस्थमा, डायरनल वेरिएशन ऑफ पैफर मोर देन 40%, ठीक है। एपीपेन इज एडवाइज टू कीप अलोंग एंड इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली व्हेन पेशेंट फील्स सिक, ना पेशेंट फील्स दैट अटैक इज कमिंग, ठीक है। तो ये था हमारा अस्थमा।